घर में मैं और मेरे ससुर जी ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरी जांघ पर ब्लू स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। रात के अंधेरे में मेरे ससुर जी दबे पांव मेरे बिस्तर के पास आए तो मेरे तो होश उड़ गए। पिछले 25 दिन से रोज मेरी जांघ पर एक ब्लू निशान नजर आ रहा था। यह निशान स्याही जैसा ही लग रहा था और उस निशान से मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था जो रोज रात में हमेशा मेरे जांघ पर यह निशान लगा जाता था। मैं जब भी नहाती तो यह निशान हल्का हो जाता था, पर दोबारा रात को फिर से उसी जगह पर यह निशान मुझे दिखने लगता था। पहली बार जब मैंने यह निशान देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो यह निशान रोज मेरी जांघ पर मुझे नजर आने लगा था। मैं शक करती भी तो किस पर, क्योंकि घर में तो मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। दरअसल बात यह है कि मेरी शादी के 20 दिन बाद ही मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वह वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ही थे। सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति जयवीर अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, लेकिन दूसरे देश में नौकरी करते थे। मेरे पति अक्सर मुझसे कहते कि तुम्हारा वीज़ा बनवाकर तुम्हें भी अपने पास ही बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी, मन नहीं लगता था घर पर। वह तो अच्छा है कि घर में एक नौकरानी थी जो दिन रात मेरे साथ ही रहती थी, वरना मैं और मेरे ससुर जी ही तो होते घर में। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी को दिन रात के लिए मेरे पति ने रख दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी और रात को मेरे साथ सो जाया करती थी। वह भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर बरामदे में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 15-15 मिनट तक हाथ धोते रहते थे। फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते थे, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज़ भी नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। मेरी हर 2-3 दिन पर जयवीर से बातें होती रहती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीज़ा के बारे में ज़रूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो कहती थी, दीदी आप भी मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। वो बार बार मुझसे कभी बैठकर चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगवाते हैं, कभी कहीं। उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगी तो कहने लगी, नहीं दीदी मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब सी लगी, तो मैंने काम वाली से यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। वह कहने लगी, जाने भी तो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह बोलते हुए वह किचन में चली गई और मैं भी अपने कामों में लग गई। यह बात करते करते फिर मुझे वही बात ध्यान आ गया कि आखिर वह कौन है जो रोज़ रात को मेरी जांघ पर ब्लू निशान लगा जाता है और मुझे महसूस भी नहीं होता। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। वह काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती थी। रात के करीब 2 बज गए थे और मैं अब तक जागी हुई थी, यह देखने के लिए कि ऐसा करता कौन है मेरे साथ। लेकिन फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों की वजह से मैं इतना थक जाती थी कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी खाली कागज़ पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई और मुझे देखते ही वे गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने यह तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर इजाज़त लेते हैं?
उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की। मेरा तो रंग ही फीका पड़ गया था और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मेरी जांघ का निशान अब तो फिर से मेरी दिमाग में घूमने लगा। क्या वह निशान मेरे ससुर जी ने लगाए हैं? दिल मानने को तैयार नहीं था। वो तो मेरे पापा की जगह है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन हकीकत यह थी कि मेरी जांघ पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर जी उसी रंग की स्याही से कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैंने अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह बड़े ही आराम से बर्तन धो रही थी, उसके बहुत करीब थे। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक ही कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वह मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वह भी शायद मेरे ससुर के वहाँ होने से बेखबर थी। अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो कहने लगे, मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। यह झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वह परेशान सी हो गई, कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोई थी, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम तो झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दो और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो। यह तो मैंने देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी, लेकिन वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और यह मुझे गंदे बर्तनों में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोकर मुझे खाना दोगी। मुझ पर चिल्लाते हुए आगे निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत का लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है। जो यह साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वह भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार हो गई। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मेरे लिए अच्छा था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं इस परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरी जांघ पर ब्लू स्याही के निशान कहाँ से आते हैं। एक नौकरानी के कमरे में होते कैसे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धोकर दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाला। तभी फ़ोन में मेरे ससुर मेरे पति से बहस कर रहे थे कि वह नौकरानी को घर से निकाल दें। मैं भी सुन चुकी थी, लेकिन मैं भी फैसला कर चुकी थी कि मैं जयवीर को साफ कर दूंगी कि नौकरानी को मैं घर से कभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं भी बिल्कुल अकेला रहना नहीं चाहती थी। मैंने जयवीर से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को न जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वह बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वह मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे यह नौकरानी मेरे कमरे में नजर ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। मैंने सोची 2-4 दिन तक काम कर देती हूँ, फिर खुद ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का क्या मकसद था। मैं जब ससुर के कमरे में सफाई करने गई तो फिर से ब्लू स्याही से सफ़ेद कागज पर कुछ लिख रहे थे। मुझे देख जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनकी बेडशीट बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं हटाई थीं। अगर वह यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए।
वह मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत में डाल रहा था। वह तो हमेशा तेज आवाज़ में ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह ही रही थी कि उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं घबरा कर पीछे हट गई, सहम गई, तो वो भी पीछे हट गए और अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी कि धड़कन चलना ही भूल गई थी। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे में सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। मैं पूरे दिन परेशान थी। जब नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, सोनम, ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कहती हो, मुझे भी वह सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि रोज़ मेरी जांघ पर ब्लू स्याही का निशान होता है। यह बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए और वो कहने लगी, पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब मेरी नज़र जब भी उन पर पड़ती है तो वो आपको ही देखते रहते हैं। मुझे निकालने के चक्कर में हैं, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी यह सब सुनकर घबराने लगा था। मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरी जांघ पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को ज़रूर मेरे ससुर ही मेरे कमरे में आते हैं। शायद कोई गलत काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं यह सब कुछ चुरा कर भाग न जाए। मुझे तो अपने ससुर की बात पर भरोसा नहीं था। मैंने रात को जयवीर से कह दिया कि मेरे वीज़ा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करो, मुझे आपके पास आना है। जो बात मुझे जयवीर ने बताई, यह सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा बनवाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, जयवीर, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगी, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं उनकी बात चुपचाप सुन रही थी, लेकिन जयवीर अपनी मजबूरियाँ बताने लगे। 1 साल के बाद उन्हें पैसा मिलने वाला है, अगर अभी आ जाएं तो नुकसान हो जाएगा। मुझे यकीन होने लगा था कि मेरे ससुर जी ही मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। सोच रही थी, ना जाने वह क्या चाहते हैं। मैं तो अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी वह मैं ही जानती थी। अब तो वह हर बात पर मुझे बोलने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो हंगामा मचा देते। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं जयवीर से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज़ रोज़ की धमकी से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना पीना चाहिए तो सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है मेरी। वे कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात भी नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। मेरे लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ क्या बात करूं भला। मैंने बोल दिया कि मैं जो कर सकती हूं वह मैं कर रही हूं, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर और गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़े हैं जो घंटों उनसे बातें करती रहें। मुझे नौकरानी की बात सही लगी, वो मेरा भला चाहती थी।
अब मुझे लगा अच्छा ही है वह मुझसे नाराज़ हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ तो मैं बहुत डर गई थी। सुबह फिर मेरी जांघ पर स्याही का निशान लगा था। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बतलाया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है, रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, साहब ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी, कहने लगे यह खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन ना जाने वह खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा। मैं यहाँ सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, मुझे क्यों याद नहीं आता, और फिर क्यों मेरी जांघ पर ये निशान होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे बेड के करीब जाने लगे। वह जैसे ही बेड के करीब पहुंचे मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर उसी टाइम पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय वहाँ 2 आदमी आए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। मेरी आंखों से तो बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा जा रहा था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वह कहने लगे कि वह तो कब का हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे ससुर के बारे में शक पैदा किया और मेरी जांघ पर निशान भी वही लगाती थी। मेरे ससुर से मेरे खिलाफ बातें करती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरी ससुर कुछ शक्की इंसान हैं, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझे रहें और वह अपना काम कर जाए। वह बहुत चालबाज औरत थी। वह एक साजिश के तहत मेरे ससुर और मेरे से भी मिली हुई थी। उसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है, अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वह वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धारदार चाकू था। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों ससुर और बहू को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक से हुआ यह कि उसी रात जयवीर वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर का मेन गेट खुला था तो वे घबरा से गए। जब अंदर आए तो मर्दों की आवाज़ सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जल्दी से घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। इसके बाद मैंने अपने पति को दोबारा विदेश जाने से सख्ती से मना कर दिया। हमने कहा कि हम अपने ही शहर में काम करके घर का गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। नौकर घर के भेदी होते हैं और मौका देखकर अपना काम कर जाते हैं। शादी के 5 साल गुजर गए हैं। अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरे पति कहते भी हैं तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पति को विदेश ना भेजकर और नौकरानी को घर से बाहर निकालकर क्या यह सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं।